हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। आज आपको 500 प्लस सामान्य विज्ञान यानी साइंस के सामान्य विज्ञान के 500 प्लस क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आए हुए हैं, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट हैं आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी की दृष्टि से आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट विज्ञान के 500 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। बीओ एग्ज़ाम जो कि 16 अगस्त को है, आपकी एग्ज़ाम डेट फिक्स है। एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। 16 अगस्त को बीओ का एग्ज़ाम है। तो बीओ खंड शिक्षा अधिकारी के 500 प्लस जो कि सामान्य ज्ञान में ही टॉपिक है, सामान्य विज्ञान, उससे आपको पढ़ना है। यानी प्री पेपर के लिए, प्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो कि आपका समय रहेगा 2 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे लमसम आपका समय रहेगा। और 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे, उनको सॉल्व करना होगा, जिसमें कि सामान्य विज्ञान भी आपका रहेगा। तो आपको सिलेबस कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है बीओ खंड शिक्षा अधिकारी में। तो कल आपको बोर्ड के माध्यम से सिलेबस बता दिया जाएगा। तो अभी तक सब्सक्राइब न किया हो हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो बीओ स्पेशल बीओ के लिए आपके विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट 500 से प्लस क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। देखना 100% आप साइंस में अच्छा स्कोर करेंगे। साइंस यानी सामान्य जर्नल साइंस में आपको जो 20 या 30 नंबर का जो पूछा जाना है, उसमें अच्छा स्कोर गेन करेंगे। तो सारा सिलेबस आपको साइंस का पूरा बीओ खंड शिक्षा अधिकारी का कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा बोर्ड के माध्यम से। तो पहले स्टार्ट करते हैं 500 क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कार्य अदिश या सदिश। कार्य कैसी राशि है? तो कार्य आपकी अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल किसका मात्रक है? जूल आपका कार्य का मात्रक भी होता है, गतिज ऊर्जा का भी मात्रक, स्थितिज ऊर्जा, ये तीनों का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाए हुए कुली 36 प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य। कार्य यानी डब्लू, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो जो आपका बल गुणे विस्थापन होता है, और कार्य की अगर देखा जाए तो शक्ति निकालना कृतकार्य बटे समय, कृतकार्य बटे समय, तो 20 आपका 50/20, 0 से 0 खत्म, कितना बचेगा आपका 2.5। तो इसमें किसके विरुद्ध कार्य किया जा रहा है? तो 0 जूल कार्य होगा। तो एक्सप्लेनेशन करने के सवाल जब आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा तभी आपको बताया जाएगा। तो अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाए हुए कोई कुली 36 प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। जब धकेलता है उसको विस्थापित नहीं कर पाता, मतलब दीवार को धकेलता है, दीवार न तो खिसकती है, तो कार्य क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल्दी जल्दी करते हैं और सिर्फ आपको क्वेश्चन पे ही फोकस करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नियर है। आज 11 तारीख है, बचे हैं आपके पास 5 दिन। 5 दिन क्यों, 4 ही दिन बचे हैं, तो एक दिन में 500 आपको करने ही करने। तो एक्सप्लेनेशन आपको बाद में प्रोवाइड, आप आंसर समझते चलिए कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला क्या है। आर्थ त्रिज्या के वृत्त में घूमने वाले पिंड पर अपकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो अपकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। क्या कार्य हो सकता है? कार्य आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक और 0 भी हो सकता है, ये सभी ऑप्शन हो जाएगा। कार्य ऋणात्मक होता है जब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितने डिग्री? बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री होता है, तो कार्य ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कण की गतिज ऊर्जा गति की दिशा पर निर्भर करती है? तो कण की गतिज ऊर्जा वेग के परिमाण पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड लगते हैं तो उसके शक्ति होगी
तो 5 सेकंड होते हैं। सेकंड को आप किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। बदलने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 किलोवाट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा हो सकती है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि गतिमान वस्तु की चाल को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। तो गतिमान ऊर्जा को 2 गुना यानी के बराबर हाफ mv² होता है। तो गतिमान ऊर्जा यानी को आप कितने गुना करेंगे, 2 गुना। तो आपकी जो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 2 दूनी 4, ये गुणे में है तो बट्टे में जाएगा तो 4 गुनी हो जाएगी। कितना, 2 का डबल हो जाएगा, 4 गुना। नेक्स्ट, बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमशः 3v और 2v के वेग से गतिशील हैं, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो जो गतिज ऊर्जा है 3v और 2v, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9:4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल क्या होगी, 1.4 मीटर पर सेकंड होगी, तभी 1 जूल होगी। तो सवाल थोड़ा है, तो क्वेश्चन ऐसे हैं, तो आप आंसर समझिए, क्योंकि एक्सप्लेन करने में 500 पूरा नहीं हो पाएगा और आपको 1 घंटे की ही क्लास में पूरा आपको आंसर प्रोवाइड करने हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। जब 3 गुना आप संवेग को करेंगे तो गतिज ऊर्जा 9 गुना होगी। तो अगर संवेग 3 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा 9 गुना, यानी 2 गुना गतिज ऊर्जा होती तो 9 गुनी हो जाएगी। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब किसी गतिज ऊर्जा के पिंड को आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु की गतिज ऊर्जा में कमी आएगी। नेक्स्ट, समान द्रव्यमान की 2 वस्तुओं को h तथा 2h ऊंचाइयों पर रखा गया है, उनकी स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो 1:2 होगा। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हो सकती है धनात्मक भी, ऋणात्मक और शून्य, ये सभी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पिंड एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तो गिरते समय किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। तो जब एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो किस प्रकार की ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में। जब वस्तु आपकी कोई पिंड है वो निश्चित ऊंचाई से गिरा है तो उस समय स्थिर थी, यानी स्थितिज ऊर्जा थी, लेकिन जब फेंका जा रहा है तो गतिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, नाविक द्वारा नाव के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव किस ओर गति करती है। तो गति की विपरीत दिशा में, अगर नाव की ओर कूदेंगे तो गति की विपरीत दिशा की ओर गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल गाड़ी के पहियों पर विपरीत दिशा में लग रहे घर्षण बल से क्या होगा, अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट मिल रहे हैं, जल्दी ध्यान दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इम्पोर्टेंट, आपका कहीं से छूटेगा नहीं। बीओ में आप अच्छा साइंस में प्रदर्शन करके आएंगे। बल का स्थायी एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक न्यूटन होता है। किसी वस्तु में जड़त्व तो होता है विराम और गति दोनों की अवस्था में। जड़त्व का नियम किस नियम पर आधारित है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर आधारित है। नेक्स्ट, गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो गति का द्वितीय नियम बल की परिभाषा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित प्रभाव को किस भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं। वेग और द्रव्यमान के सम्मिलित प्रभाव को संवेग से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, जब एक बस अचानक चलती है तो बस में बैठे यात्री किस दिशा में गिर पड़ते हैं। तो बस के चलने के विपरीत दिशा में गिर पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का एसआई मात्रक क्या है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड है।
नेक्स्ट, संवेग परिवर्तन की दर क्या प्रदर्शित करती है? संवेग परिवर्तन की दर बल को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर मेज पर रखा है, उसके संवेग क्या होंगे? स्थिर मेज पर 0 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसके संवेग में क्या परिवर्तन होता है? तो आधा करने पर संवेग में गतिशील पिंड के वेग को आधा करने पर संवेग में आधा परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, किसी पिंड का त्वरण कब 0 होगा? जब परिणामी बल 0 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ट्रक 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है और उतने ही वेग से एक स्कूटर चल रहा है, इसमें किसका संवेग अधिक होगा? तो अगर ट्रक और स्कूटर की बात करें तो ट्रक का संवेग अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड पर लगे बल उसमें उत्पन्न त्वरण के बीच क्या संबंध है? तो एक पिंड पर लगे बल और उसमें उत्पन्न त्वरण के बीच बल अनुक्रमानुपाती त्वरण का संबंध है, यानी बल आपके समानुपाती है त्वरण के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक पिंड का त्वरण अपने गमन के दौरान 5 गुना हो जाता है, क्या उस पर लगा हुआ बल भी बदल जाता है? यदि हाँ तो कितना बदलता है? तो 5 गुना उसका बल भी बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्वतंत्र गति के लिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उसका त्वरण क्या होगा? तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई अचर बल 0.6 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का परिणाम होगा 0.048 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन और आंसर जो सॉल्यूशन है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको बाद में जो क्लासेस दी जाएंगी उसमें आपको फार्मूले बेस आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आपको अभी सिर्फ क्या करना है, समझ के जाना है एग्ज़ाम देने, क्वेश्चन को समझना है कि हूबहू यही क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल 100%। तो इसलिए आप दे के आएंगे तो आपको आंसर लर्न होने चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में बी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है और कोई दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु बी में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो FA/FB होगा 0.8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक अपनी कार को पहले 1.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है, फिर 1.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है। इंजन द्वारा आरोपित बलों का अनुपात क्या होगा? तो 3:2 होगा। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के तृतीय नियम में क्रिया और प्रतिक्रिया के परिणाम में निम्न संबंध होता है, क्रिया बराबर होता है प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल एक पिंड पर या भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं, तो क्या कहलाता है? भिन्न पिंडों पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तृतीय नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में तैरना गति के किस नियम पर आधारित है? तो गति के तृतीय नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का सड़क पर खड़े ट्रक को धक्का लगाता है परंतु ट्रक गतिशील नहीं होता है, क्यों? तो किसके कारण वो गतिशील नहीं होता? घर्षण के कारण। चलती गाड़ी से कूदने पर व्यक्ति गिरेगा गाड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ के क्वेश्चन सारे थे, आपको हमने बता दिया कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सीटेट टेट DSB KVS NVS सुपर टेट एंड ऑल टीचर वैकेंसी, एंड आप BO खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि 16 को एग्ज़ाम है आपका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा रूपांतरण की दर को
क्या कहते हैं? तो ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण क्या होगा? E बराबर mc² होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड लगता है तो उसकी शक्ति होगी 0.5 किलोवाट होगी। तो 5 सेकंड को किलो वाट में बदलेंगे तो 2500 से डिवाइड करेंगे 0.5 किलोवाट होगा। शक्ति का मात्रक बताइए। शक्ति का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर कहलाती है। किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। शक्ति एक राशि है। शक्ति कैसी राशि है? शक्ति आपकी अदिश और धनात्मक राशि है। शक्ति आपकी अदिश और धनात्मक राशि है। बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है। मशीन में शक्ति क्या होगी? तो मशीन की शक्ति 50 वाट होगी। 500/10 करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 50 वाट आपका हो जाएगा, क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। ने एक अश्वशक्ति होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट की दर से 1 घंटा में व्यय हुई ऊर्जा कितने किलोवाट घंटा के बराबर होती है? तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होगी 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्वनि किस रूप में माध्यम के चारों ओर फैलती है? तो ध्वनि अनुदैर्ध तरंग के रूप में चारों ओर फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे आपकी यांत्रिक और अनुदैर्ध दोनों प्रकार की। ध्वनि तरंगे यांत्रिक, अनुदैर्ध, ये भी दोनों प्रकार की तरंगे होती हैं। नेक्स्ट, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि अनुदैर्ध तरंग है। नेक्स्ट, अनुदैर्ध तरंग में माध्यम के कणों का कंपन होता है, तरंग के संचरण के समांतर होता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर नहीं सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमागत सुरंगों अथवा गर्तों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये आपकी तरंग है। इसमें आपकी सुरंग और गर्त जो है, दोनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा कहते हैं। सुरंगों और गर्तों के मध्य की दूरी को तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट, एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज है। इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्तियाँ क्या होंगी? तो अगर 10 किलोहर्ट्ज है तो 10 किलोहर्ट्ज ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपित कण का आवर्तकाल 0.02 सेकेंड है। इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है। तो 1/ आपका होगा 0.02 हो जाएगा। दशमलव हटाओगे 0 बढ़ेगा तो 100 यानी 50 हर्ट्ज आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 50 हर्ट्ज ऑप्शन हो जाएगा। आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है? तो आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल 1 होता है। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति n तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा उसकी चाल v से किस प्रकार से संबंधित है? तो v बराबर n लैम्डा। अगर तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य तथा चाल में संबंध की बात करें तो v बराबर n लैम्डा के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूत्र द्वारा आवृत्ति n तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग की चाल ज्ञात कीजिए। तो तरंग की चाल 2n लैम्डा, v बराबर 2n लैम्डा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरंग की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड तथा तरंगदैर्घ्य 11 मीटर हो तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? 30 हर्ट्ज।
11 330/11 11 33 तो कितना आ गया 30 हर्ट्ज आ गया। ठीक है, 300 हर्ट्ज आवृत्ति का एक स्रोत वायु में ध्वनि तरंग उत्पन्न कर रहा है जिसका वेग 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी क्या होगी 1 मीटर। तो अभी ध्वनि और प्रकाश के हैं तो थोड़ा आपके क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है। उसके बाद आपको लर्न करने वाले ही क्वेश्चन मिलेंगे आगे। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल और लोहे में किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो लोहे में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। किस माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है, ताप पर और घनत्व पर, ये भी दोनों पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव कान के लिए श्रव्यता परास क्या है, तो सामान्य अगर कानों की ध्वनि जो सुनी जाती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्तियों की तरंगों का क्या कहते हैं, तो जो श्रव्यता से अधिक परास की आवृत्तियों की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट, किसी तरंग की चाल किन दो राशियों पर निर्भर करती है, तो तरंग की चाल तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति पर निर्भर करती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, तो 20 हर्ट्ज वाली कम आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा उच्च आवृत्ति के कारण इनको एक किरण पुंज के रूप में विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तरंग का कौन सा गुण तारत्व को निर्धारित करता है, तो आवृत्ति आपके तारत्व को निर्धारित करता है। तारत्व का मापन संभव है, तारत्व का मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो तीव्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच का समयांतराल कम से कम कितना होना चाहिए, 1/10 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सितार व कार के हॉर्न में से किसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि का तारत्व अधिक है, तो सितार के ध्वनि का तारत्व अधिक है। शेर की दहाड़ व मच्छर की भिनभिनाहट में किसका तारत्व अधिक है, तो मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व अधिक है। ध्वनि के परावर्तन को प्रदर्शित करता है स्टेथोस्कोप, हॉर्न, मेगाफोन, ये सभी ध्वनि के परावर्तन को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि की चाल प्रतिध्वनि की चाल ध्वनि के चाल के समान होती है। नेक्स्ट, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह को श्रोता से कम कितनी दूर होना चाहिए, 11 मीटर की दूर होना चाहिए। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन सतह से श्रोता से कम 11 मीटर दूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो आपको मैं फटाफट करा रही हूँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन अगर कम मिले तो आपको बाद में चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम है तो आपको 500 आपको लर्न करने हैं। एक तरीके से कहा जाए तो इनको अपने मन में बैठा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यही आने वाले हैं। अधिकतर आपको इसी से मिल जाएगा जो 500 की श्रृंखला है। प्रकाश एक है, प्रकाश क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है और ऊर्जा ये भी दोनों है। नीचे दिए गए प्रकाश स्रोतों में से दीप्त प्रकाश स्रोत तारे, चंद्रमा, दर्पण क्या है, तो दीप्त प्रकाश कौन से हैं, तारे हैं आपके दीप्त प्रकाश के उदाहरण स्रोत हैं। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, परावर्तन के द्वितीय नियम क्या है, परावर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, जिसे एंगल I = R, यानी परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे।
संयुग्मी फोकस केवल दर्पण में संभव है। किस दर्पण में संयुग्मी फोकस केवल संभव है? अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वस्तु की दूरी के उपयुक्त चिन्ह। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस और वस्तु की फोकस दूरी का जो चिन्ह है माइनस होता है। नेक्स्ट आपका, अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। तो दर्पण के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी 2 गुना होती है, तो 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी? -15 सेंटीमीटर। F/2 होता है, -F/2 अवतल दर्पण में माइनस, तो क्या हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या 2 गुनी, तो यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन होती है। तो सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है, तो आवर्धन का परिणाम m इज लेस देन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, परंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, तो वह दर्पण होगा, अवतल होगा। निकट के लिए अवतल दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध का सूत्र, तो F बराबर होता है R/2। नेक्स्ट, उत्तल लेंस बीच में व किनारे में होते हैं, तो उत्तल लेंस बीच में मोटे, किनारे पर पतले होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। उत्तल अवतल लेंस का आरेख होता है, तो उत्तल अवतल का मिला के इस टाइप में आरेख बनेगा आपका। नेक्स्ट, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f पर ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा वस्तु के बराबर होता है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो 2f1, जब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होगा, ठीक है, उल्टा और वस्तु के बराबर। नेक्स्ट आपका, अवतल लेंस एक वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस सीधा, आभासी और छोटा वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है। किस दर्पण में सीधा, आभासी और छोटा बनता है? अवतल में। अभी ऊपर ही क्वेश्चन आपको कराया है। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो 3/2 होगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता क्या है? तो -2D अवतल लेंस की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगी? डायोप्टर में नापी जाती है, -4 होगी, तो 1/f होता है, तो फोकस दूरी 1/f रखो, 25 रख दोगे, तो क्या हो जाएगा? 4, 25 चौके 100, यानी 100 बाई आप 25 रखेंगे, 25 चौके 4, माइनस में आएगा उत्तल लेंस की -4D आ जाएगा। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 0.1 मीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता आपकी 10 डायोप्टर होगी। -10 डायोप्टर क्षमता के लिए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो -10 सेंटीमीटर होगी। 20 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर आपकी होगी। नेक्स्ट, प्रिज्म के अपवर्तनांक n का सूत्र क्या होगा? n बराबर होता है साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल m/2 अपॉन साइन a/2 होता है अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तनांक का, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम के विद्यमान रंगों के क्रम को किस शब्द द्वारा याद रखा जा सकता है? तो विबग्योर द्वारा याद रख सकते हैं 7 रंगों का जो वर्णक्रम है, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक
कांच का अपवर्तनांक रंग के लिए न्यूनतम होता है। कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना किस रंग में अधिकतम होती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना बैंगनी रंग में अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नए टॉपिक के, पदार्थ की परिभाषा है। पदार्थ स्थान घेरता है तथा इसमें भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो गैसीय अवस्था में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के अंतराणु आकर्षण बल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर अंतराणुक बल कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक स्थान सबसे कम होता है? तो ठोस अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था किसमें पाई जाती है? तारों में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट, पदार्थ की न्यूनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? तो न्यूनतम खोजी गई अवस्था आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। एक साथ दबाने पर बर्फ के दो खंड जुड़कर एक खंड क्यों बनाते हैं? वो दाब में वृद्धि के कारण। ऐसे एक पदार्थ का नाम लिखिए जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में रहता है। जल आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में रहता है। किसी कार्बन के एक यौगिक का नाम लिखिए। तो मीथेन में कार्बन यौगिक है CH4 मीथेन। मिश्रण किसे कहते हैं? तो दो से अधिक तत्व या यौगिकों का मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट आपका, यदि चीनी तथा नमक को साथ मिलाकर पीस दिया जाता है तो समांग मिश्रण बनेगा या विषमांग? तो समांग मिश्रण बनेगा। चीनी और नमक को एक साथ पीसा जाता है। तो पदार्थ की किस अवस्था में अणु पूर्ण स्वतंत्र होते हैं? तो गैस अवस्था में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों को गतिज ऊर्जा को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। किन्हीं दो तत्वों के नाम लिखिए, ऑक्सीजन और Hg यानी पारा। ये आपके क्या है? दो तत्व। इसमें ऑप्शन दिया है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। जल तथा वायु में कौन सा पदार्थ समांगी है? तो जल आपका समांगी है। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, बारूद और जल में कौन सा पदार्थ विषमांगी है? तो विषमांगी पदार्थ है आपका बारूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक के अवयवी तत्वों को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? तो रासायनिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड तो बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटाए जाने पर यह पुनः आकार में आ जाता है। तो किस नियम द्वारा जो बैंड का आकार बदलता है फिर बल हटा लेने पर पुनः मूल आकार में आ जाता है? तो प्रत्यास्थ के कारण, यानी प्रत्यास्थ के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गैस पात्र की दीवारों पर दाब डालती है क्यों? गैसीय कणों की गति अनियमित होती है इसलिए। साधारण वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो 0°C। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धियों की उपस्थिति में द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। किस प्रक्रिया में गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है? संघनन की प्रक्रिया में गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस अवस्था में ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है? ठोस सीधे गैस में बदलता है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस संग्रहित किया जाता है उच्च दाब पर। मिश्रण को तीव्रता से घुमाने पर क्या होता है? तो मिश्रण को तीव्रता से घुमाने पर भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। B, C दोनों सही है। नेल पॉलिश हथेली पर रखने पर हम ठंडा अनुभव क्यों करते हैं? तो वाष्पीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण ठोस बहुत अधिक सघन और उच्च गलनांक वाले होते हैं? तो प्रबल अंतराणविक बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर खुले स्थान पर जल क्यों छिड़कते हैं? तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण। आसवन को परिभाषित कीजिए। तो आसवन कैसे? द्रव
द्रव से वो बदलेगा वाष्प में, वाष्प फिर द्रव से वाष्प में, फिर द्रव में। यह प्रक्रिया आसवन कहलाती है। द्रव से वाष्प में बदलने की क्रिया तथा वाष्प को द्रव में बदलने की क्रिया आसवन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस बहुत कम संपीड होते हैं, क्यों? कम रिक्त अंतराल, आणविक अवकाश या स्थान के कारण। ठीक है। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो पृथक्करण विधि द्वारा। अशुद्धियों की उपस्थिति में हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? हिमांक घटता है। एसीटोन CH3 COCH3 होता है। मेथेनॉल CH3OH के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या आते हैं, दो हाइड्रो अम्ल के उदाहरण। हाइड्रो अम्ल जिसमें हाइड्रोजन हो, ऐसे अम्ल को हाइड्रो अम्ल। जैसे आपका HCl क्या है? हाइड्रो अम्ल है। और आपका HF क्या है? हाइड्रो अम्ल। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो AB दोनों सही हो जाएगा। फार्मिक अम्ल किस श्रेणी का अम्ल है? तो फार्मिक अम्ल आपका दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? तो H+ का आधिक्य होता है। यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है तो इसका pH मान क्या होगा? तो लाल को नीला करता है तो उसका pH 7 होगा। H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम। जब आपका कोई अम्ल रहेगा तो अम्लीय विलयन 7 से कम, अगर क्षार रहेगा तो अम्ल या 7 से अधिक होगा। ठीक है। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होगा? 7 से कम होगा। क्षारीय विलयन में फिनाइलैप्थिलीन सूचक का रंग कैसा होता है? तो लाल रंग का। आश्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? तो आश्वित जल में कोई आयरन उपस्थित नहीं होता। लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा के अनुसार अम्ल को परिभाषित कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है अम्ल। जब किसी अम्ल की सक्रिय धातु से क्रिया होती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आपकी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लेड बैक्टीरियो में प्रयुक्त किए जाने वाला अम्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेड बैक्टीरियो में प्रयुक्त किए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण तथा संकर लवण का सूत्र सहित एक उदाहरण। तो साधारण और संकर लवण CuSO4 कॉपर सल्फेट होगा। नवसाधार का रासायनिक सूत्र क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नवसाधार अमोनियम क्लोराइड को कहते हैं, NH4Cl होगा। विरंजक चूर्ण और तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 विरंजक चूर्ण होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको मिलाने पर आपको क्या बनेगा ये बताना है। तो CaOCl2 प्लस H2SO4 बने कौन सी गैस मुक्त होगी? क्लोरीन गैस Cl2 मुक्त हो जाएगी। धावन सोडा का अणुसूत्र क्या होगा? तो धावन सोडा NO2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 और जलीय विलयन सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3.10H2O धावन सोडा का सूत्र होगा। नेक्स्ट, खाने का सोडा का अणुसूत्र क्या होगा? तो अणुसूत्र होगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने को सोडा को कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का सोडा बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण ताप का प्रभाव है। तो Na2NaHCO3 100°C पर गर्म किया, Na2CO3 का सोडियम कार्बोनेट प्लस जलीय विलयन H2O और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों को मिलाने पर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा बना। Na2CO3 H2O CO2 तीनों को मिलाने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बना, खाने का सोडा जिसे कहते हैं, और सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो साधारण फिटकरी का रासायनिक सूत्र K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइड .24H2O। साधारण फिटकरी की क्षार से के साथ अपक्रिया को लिखिए। तो
क्या होगा, डॉट लगा देंगे, हो जाएगा प्रक्रिया। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होता है डॉट 24H2O, वही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी, तो हाइड्रोजन परमाणु यानी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट तथा बुझे चूने को साथ में उबालने पर क्या बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट तथा बुझे चूने के साथ में उबालने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है। हल्दी का रंग किस माध्यम से लाल भूरा हो जाता है, क्षारीय माध्यम में। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर रेत या सजी मिट्टी के रूप में पाए जाने वाले लवण का नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। और किसके कारण टमाटर लाल होता है, ल्यूकोपिन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का अन्य क्या नाम है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ इमली, नींबू आदि नहीं रखना चाहिए, क्यों, संक्षारण करता है। नेक्स्ट आपका आता है, बेंजोइक अम्ल के औद्योगिक निर्माण के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है, तो बेंजोइल क्लोराइड। बर्रों और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो बर्रों और बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसका उपयोग दृष्टिहीन छात्रों के लिए एक अम्ल क्षार सूचक के रूप में किया जाता है, तो वेनिला जूस का प्रयोग। गुड़हल के पुष्प के सूचक को क्षारीय विलयन में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, तो आप जरूर देखिएगा एंड तक। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आते हैं, गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, तो 3। कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो पारा। कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन धातुओं में से विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु कौन सी है, तो सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु सिल्वर है आपकी। नेक्स्ट, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता। ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट के बनाने में किया जाता है, टंगस्टन। वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ तत्व जैसे एल्युमिनियम, जिंक, लेड, बेरिलियम ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइडों का निर्माण करती है। इन ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाने पर निम्नलिखित मिश्रण की प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक। तन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मैग्नीज Mn से अपक्रिया करके किसका निर्माण होता है, मैग्नीज सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो ब्रोमीन। नेक्स्ट, अधातुओं के घनत्व सामान्यतः कम होते हैं, किस अधातु का घनत्व बहुत सी धातुओं की अपेक्षा अधिक होता है, तो हीरे का। कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का चालन करता है, तो ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अधातुओं को पीटने पर ये चादर में परिवर्तित नहीं होती, या किस प्रवृत्ति की होती है, तो भंगुर प्रवृत्ति की होती है। एक अधातु का नाम लिखिए जिसमें चमक होती है, तो आयोडीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपधातु किस प्रकार के गुण प्रदर्शित करती है, तो धातु के अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करती है उपधातु, ये सभी। अमलगम क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं। जर्मल सिल्वर का संगठन क्या होता है, तो कॉपर जर्मल सिल्वर में 3 तत्व होंगे, कॉपर, जिंक और कॉपर, जिंक और निकिल। कॉपर 50% जर्मल सिल्वर में कॉपर 50%, जिंक 35% और निकिल आपका 15% होगा। धातुओं के किस भौतिक गुण के कारण इन्हें मंदिरों और विद्यालयों में बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, ध्वनि के गुण के कारण। सोडियम Na केरोसिन में डुबोने पर क्यों
रखा जाता है? सोडियम अत्यधिक क्रियाशील है, इसलिए कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। धातुओं की वायु से क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो क्या होगा? धातु कापर धातु है, Cu प्लस ऑक्सीजन धातु है, दोनों को मिलाया तो CuO बना, कापर ऑक्साइड। ठीक है। किन अम्लों के मिश्रण में प्लेटिनम धातु को गलाने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों प्रयुक्त करेंगे अम्लों के मिश्रण प्लेटिनम धातु को गलाने के लिए। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी धातु है जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता है? तो गोल्ड और क्रोमियम। ए और सी दोनों में जंग गोल्ड सोने में और क्रोमियम में नहीं लगता है। नेक्स्ट, यदि किसी अधिक क्रियाशील धातु को उससे कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन में डालते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होती है विस्थापन की? खाद्य डिब्बों को टिन से लेपित किया जाता है किन जस्ते नहीं, क्यों? अधिक क्रियाशील होते हैं। चांदी के बर्तन कुछ समय पश्चात किसके बनने के कारण काले पड़ जाते हैं? सल्फाइड के कारण काले पड़ जाते हैं। लोहे के एक अयस्क का नाम बताइए? Fe2O3 हेमेटाइट। ठीक है। नेक्स्ट आपके आते हैं क्वेश्चन। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में एसिटिलीन के साथ किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किस धातु का निष्कर्षण स्वतः अपचयन द्वारा होता है? तो कॉपर का। धातुओं के विद्युत परिशोधन में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पत्ती को कैथोड बनाया जाता है। यह विधि किस धातु के लिए उपयोगी है? एल्युमिनियम। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको हर कम्पिटिटिव एग्जाम, हर एग्जाम में बैठेंगे साइंस से रिलेटेड, सामान्य विज्ञान से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब अशुद्धियों अयस्क से भारी हों या अयस्कों के सांद्रण के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। कॉपर मैट किसे कहते हैं? तो क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, ये भी ए और सी के मिश्रण को कॉपर मैट कहा जाता है। नेक्स्ट, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त विद्युत का नाम बताइए? तो फेन प्लवन विधि। एस्बेस्टस किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का एस्बेस्टस अयस्क है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HIV सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग से संबंधित है? तो विषाणु से संबंधित। किण्वन की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्म जीवी उपयोगी है? ईस्ट। अफ्रीकन निद्रालु रोग फैलाने वाले प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो ट्रिपैनोसोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम? तो जीवाणु जनित रोग हैजा और टिटनेस। विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने। पोलियो विषाणु का संक्रमण कैसे होता है? भोजन और जल द्वारा, दोनों के द्वारा। मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ। चिकित्सा के क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का मुख्य उपयोग क्या है? तो DDT का टीका, पोलियो का टीका, BCG का टीका, ये सभी। मनुष्य में दाद नामक कवक से होता है। दाद नामक किस कवक से होता है? तो दाद नामक कवक माइक्रोस्पोरम कवक से होता है। स्वाइन फ्लू किस विषाणु के कारण होता है? तो H1N1 के कारण स्वाइन फ्लू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, राइजोबियम जीवाणु का कृषि में क्या उपयोग है? मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाना। टाइफाइड में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? आंत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज क्या है? तो विषाणु है आपका। मनुष्य में इन्फ्लुएंजा रोग उत्पन्न करने वाले जीव का नाम है? या सूक्ष्म जीवों के वर्ग से संबंधित है? तो विषाणु। एड्स की जांच है तो कौन से टेस्ट किए जाते हैं? एलिसा, IFA, PCR, ये सभी। जीका वायरस रोग किसे प्रभावित करता है? गर्भवती स्त्री के भ्रूण को। मनुष्य में 5 विषाणु जनित रोगों के नाम बताइए? विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, एड्स हो गया, विषाणु द्वारा पोलियो हो गया, चेचक, खसरा और रेबीज। विषाणुओं में प्रजनन होता है विषाणु गुणन द्वारा। विषाणुओं का एक विशिष्ट लक्षण है सजीव कोशिका के अंदर गुणन।
हेपेटाइटिस ए का विषाणु किस प्रकार का होता है? SSRNA टाइप का। असंक्रामक रोग होते हैं संपर्क द्वारा न फैलने वाले। जंतुओं में जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम तपेदिक और एंथ्रेक्स। पागल कुत्ते के काटने से विषाणु जनित रोग फैलता है, इसे कहते हैं रेबीज। नेक्स्ट आपका दही तथा पेनिसिलिन के निर्माण में प्रयुक्त सूक्ष्म जीव कौन से हैं? लैक्टोबैसिलस और पेनिसिलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद क्या हाथी पांव एक संक्रामक रोग है? नहीं, यह असंक्रामक रोग है। पक्सिनिया टिटिकम गेहूं में कौन सा रोग उत्पन्न करता है? श्वेत रस्ट। काला आजार रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो लिस्मानिया द्वारा होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले एक जीवाणु का नाम व उस रोग का नाम बताइए। तो विब्रियो कॉलेरी और हैजा विब्रियो कॉलेरी द्वारा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन, जो कि आपके 500 थे। आपको 500 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए गए हैं दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है अभी तक। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और नए पार्ट के साथ, क्योंकि 11 चैप्टर तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। तो आपको नए वीडियो में पार्ट 2 सामान्य विज्ञान का हम प्रोवाइड कर देंगे, यानी जनरल साइंस का। तो साइंस के इतने से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे बीओ के एग्ज़ाम में, खंड शिक्षा अधिकारी के, और आपके सुपर टेट में भी फंसेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक करिए वीडियो पसंद आए तो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।